प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस की डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। जितने ज़्यादा विद्यार्थी होंगे उतना ही ज़्यादा हम एक अच्छे मनोबल के साथ, अच्छे उत्साह के साथ हम पढ़ा पाएंगे। और हम पढ़ रहे थे कक्षा 8वीं की विज्ञान। कक्षा 8वीं में वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी चैप्टर जो तीसरा है, इससे पहले हमने 2 चैप्टर पूरे किए और इस तीसरे चैप्टर में काफी हद तक हम पढ़ चुके हैं। उसका मैंने लिखवाया भी है और मौखिक रूप से भी मैंने समझाया है। ठीक है, ज्यादातर इसमें समझने की ज्यादा प्रोसेस होती नहीं, क्योंकि विज्ञान में कुछ प्रक्रियाएं होती है, कुछ प्रोसेस होती है, तो वहां समझना जरूरी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है वहां तो आपको ज्यादा कुछ कुछ ऐसी चीजें जो रटने की होती है। ठीक है ना? हाँ, तो इसमें ज्यादातर समझाने लायक कुछ चीजें थी नहीं, फिर भी मैंने कोशिश की है कि ज्यादा बेहतरीन ढंग से कैसे आपको बताया जाए। और आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने पढ़ा है रेशे के बारे में, रेशों के प्रकारों के बारे में, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो संश्लेषित हो। और आज हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो संश्लेषित रेशा हम पढ़ चुके हैं, उससे पहले प्राकृतिक रेशा, संश्लेषित रेशा, उसके टाइप, उसके उपयोग वगैरह सारा हमने उसमें चर्चा की है। ठीक है, और आज जो हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों वो है प्लास्टिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। किसके बारे में प्रिय विद्यार्थियों? प्लास्टिक के बारे में। अब ध्यान देना है, जो ये प्लास्टिक है, जनरली इसमें कई बार लगता है विद्यार्थियों को कि इसमें क्या पढ़ना है प्लास्टिक में। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं, समझते हैं जरूर, लेकिन कभी कभार परीक्षा में जब आए तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे उसको लिखना है, ये मायने रखता है। तो इसलिए प्लास्टिक तो सबको पता है, प्लास्टिक की बाल्टियां बनी हुई। तो आप परीक्षा में कुछ प्रश्न जब आएगा या क्वेश्चन आएगा कि प्लास्टिक किसे कहते हैं या प्लास्टिक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार क्या है, और फलाना फलाना जो प्लास्टिक है उसमें किस प्रकार का प्लास्टिक है, तो कैसे लिखोगे? ऐसा तो लिखोगे नहीं। सीधी बाल्टी थी प्लास्टिक की, या कोई ड्रम था, या कोई किसी का हाथा था, ऐसा तो नहीं लिख पाओगे। तो उस विज्ञान की भाषा में प्लास्टिक को कैसे पढ़ना है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों से प्लास्टिक शब्द आया है हमारे सामने। क्या है? प्लास्टिक शब्द। तो प्लास्टिक शब्द आया है तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक की क्या जरूरत थी और आज भी प्लास्टिक की जरूरत क्यों पड़ती है, और नहीं है तो फिर हम इसका क्यों उपयोग करते हैं, यदि हम उपयोग भी करते हैं तो इसका क्या लाभ है और इसका क्या नुकसान है, ये पढ़ना जरूरी है। क्योंकि हम मानवीय जीव हैं और मानव है, दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उन सभी में से बुद्धिजीवी और सामाजिक प्राणी हैं। इसलिए मनुष्य ही परिवर्तन ला सकता है। और इसी कड़ी में जो हमें ये यहाँ से पढ़ करके, यहाँ से सीख करके आगे जा करके उसका अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, और फिर उसका जो परिणाम है वहां सकारात्मक निकल करके आता है। इसलिए जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें हमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़नी है। चाहे ये जो हमारी पढ़ाई है, ये पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं सिर्फ, इसलिए यहाँ आपको ध्यान देना है कि पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना है। ठीक है, तो प्लास्टिक की हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों, किसकी? प्लास्टिक की हम बात करें तो प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या है? प्लास्टिक की बात करें तो जनरली प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। क्या है? प्लास्टिक क्या है? संश्लेषित रेशा नहीं, बहुलक है। क्या है? बहुलक है। इसको हम अंग्रेजी में कह रहे थे प्रिय विद्यार्थियों, वो कह रहे थे पॉलीमर। क्या कह रहे थे? पॉलीमर। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य ये है कि प्लास्टिक भी एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक है, यानी पॉलीमर है। ठीक है, अब पॉलीमर का मतलब मैंने पिछली कक्षा में बताया था, मैंने कहा पॉलीमर है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक है पॉली और दूसरा है मर। ठीक है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी और मर का मतलब होता है इकाइयां या यूनिट। ठीक है, यानी बहुत सारी जब एक लाख इकाइयां मिलती है
तो एक बहुलक का निर्माण करती है, और ये बहुलक है, ये प्लास्टिक है, ये भी एक बहुलक है। क्या है? सिंथेटिक बहुलक है। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य ये बात है कि संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक है, लेकिन यहां हम भारत की बात करें तो भारत में प्लास्टिक सबसे ज्यादा यूज होता है। और यूज होने की वजह से क्या हुआ प्रिय विद्यार्थियों, यूज होने की वजह से ये जहां भी जाता है या इसको जहां भी गिराया जाता है, जैसे आपने कोई सब्जी लाई बाजार से, सब्जी लाने के बाद में आपने थैली को फेंक दिया, है ना। हाँ, थैली को फेंकने के बाद में कोई पशु है, उसकी स्मेल से, सब्जी वाली स्मेल की वजह से खा जाएगा, पशु के पेट में जाएगा तो ये पचने वाला नहीं है, नहीं पचेगा तो आखिर में जमा होते होते या तो ऑपरेशन से उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और समय पर ऑपरेशन या ट्रीटमेंट उस पशु को नहीं मिलता है तो पशु की जान भी चली जाती है। और किसी भी गर्म चीज को आप ज्यादा देर तक, किसी भी गर्म चीज को, किसमें, किसी भी गर्म चीज को ज्यादा देर तक, किसी भी गर्म चीज को आप ज्यादा देर तक यदि प्लास्टिक के अंतर्गत रखोगे तो धीरे धीरे प्लास्टिक जो गर्म पदार्थ है, पेय पदार्थ या खाने वाला जो पदार्थ है ना, चाहे फूड मटेरियल हो चाहे पेय पदार्थ हो, लेकिन वो सारा सारा इसके साथ क्रिया करेगा, क्रिया करके उसमें से बहुत ज्यादा टॉक्सिन पैदा करता है। और ये टॉक्सिन वाला जब हम फूड मटेरियल खाते हैं या पीते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में या हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न होती है, और उनमें से एक है कैंसर। ठीक है, आप देख रहे हैं वर्तमान में लोगों के पास पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन उनका स्वास्थ्य है, क्या है? स्वास्थ्य है। वर्तमान में आप देख रहे हैं पैसे से तो लोग अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य है ये दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। चाहे वो जीवों में देखो तो भी यही समस्या है, चाहे वो इंसानों में देखो या जंतुओं में देखो तो भी ये समस्या है, और इंसानों में देखो, मानवों में, तो मानव में भी ये समस्या है। क्या समस्या है? कि उनके पास भौतिकवाद की वजह से, नई नई टेक्नोलॉजी हावी होने की वजह से उनका जो पैसा है वो पैसा तो बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, गुणात्मक पैसे में वृद्धि हो रही है, लेकिन प्लास्टिक की वजह से या ऐसी बहुत सारी केमिकल्स की वजह से मानव का स्वास्थ्य है या जंतुओं का जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। यानी स्वास्थ्य के जो ग्राफ है उस ग्राफ के अंदर धीरे धीरे क्या आ रही है? कमी आ रही है या गिरावट आ रही है। ठीक है, तो सरकारों ने देखा विभिन्न, हम भारत की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? हमारे देश भारत की, जहां हम रहते हैं। ठीक है, हम भारत के फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के पहले नागरिक है, हर एक व्यक्ति। ठीक है ना, तो ये भारत का नागरिक होने के नाते, यानी हम वैसे संवैधानिक रूप से देखें तो राष्ट्रपति भारत का फर्स्ट सिटीजन होता है। ठीक है, जब इंडिया की बात करें, मगर हम भी एक नागरिक हैं, और प्रत्येक नागरिक का ये फर्ज बनता है कि हमें हमारे देश की जितनी भी संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना, और उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए। तो हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो इस प्रकार की चीजों से हम निपट पाएंगे। ठीक है, तो भारत की जहां बात करें तो भारत में प्लास्टिक का इतने बड़े पैमाने पर यूज होने लगा, और जिसकी वजह से धीरे धीरे मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ने लगा और हॉस्पिटलों में लाइनें लगी। सरकार ने देखा कि इस प्रकार की ये गति रहेगी तो ये नुकसानदायक है, और इसको प्लास्टिक को यदि आप ऐसा नहीं करते हो, कहीं सुरक्षित जगह जमीन पर गिराते हो, तो जमीन में कई वर्षों बाद, ठीक है, कई वर्षों तक ये क्या है? अपघटित नहीं होता है। अभी तक कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा अपघटक यहाँ दुनिया में नहीं है जो इस प्लास्टिक का क्या कर दे? इस प्लास्टिक का अपघटन कर दे। ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूं मौखिक रूप से वहां ध्यान रखना, मैं कुछ चीजें चुनिंदा वर्ड है वो या बोर्ड पर लिख रहा हूं। तो कोई भी ऐसी बैक्टीरिया या कोई भी अपघटक नहीं है जो इस प्लास्टिक का क्या कर दे? अपघटन कर दे, अपघटन कर दे। ठीक है, हाँ, तो अपघटन नहीं करेगा तो जमीन में पड़ा रहेगा, हजारों सालों तक पड़ा रहेगा, जैसे जैसे उसके छोटे टुकड़े तो हो जाएंगे, लेकिन वो अपघटित होकर के अब्जॉर्ब कभी भी जमीन में नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे वो जमीन को क्या करेगा? जमीन का जो उपजाऊपन है उसको घटाएगा, और जमीन धीरे धीरे प्रिय विद्यार्थी क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। और बंजर हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम सारा हमारा जो कार्यक्रम है जीवन का, ये जमीन पर ही निर्भर है, क्योंकि सारी हम जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं वो जमीन से ही उत्पन्न होती है। जमीन बंजर हो जाएगी, जमीन में कोई पोषक तत्व तो रहेगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले कब प्रिय विद्यार्थियों? इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले, मैं एक क्रमिक रूप से आपको यहां लिख करके बताता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले सन 1998 के अंदर, कब? सन 1998 के अंदर, भारत की बात कर रहा हूं। ठीक है, सन 1998
98 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने सन 1998 के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों सिक्किम के अंदर, कहा भारत में एक सिक्किम हमारा राज्य है, क्या है राज्य। तो सिक्किम के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों सन 1998 पहली बार उनको क्या किया, प्रतिबंधित किया। प्रतिबंधित किया का मतलब होता है इस पर रोक लगाई और सरकार ने पूर्ण रूप से कह दिया कि किसी प्रकार की कोई प्लास्टिक का यूज करेगा और यूज करता पाया गया, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो कस्टमर हो, तो उसकी खैर नहीं है। कस्टमर यदि पकड़ा जाता है तो मुझे बताए कि कौन सी आप शॉप से बाय करके लाए हो सामान और उसने कैसे प्लास्टिक आपको दे दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार या सिस्टम कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जनता, वहां की जनता यदि जागरूक नहीं है और जनता उसमें परिवर्तन नहीं लाना चाहती है तो 100% परिवर्तन कभी भी संभव नहीं है। 100% परिवर्तन कभी भी संभव नहीं है, ठीक है। 100% परिवर्तन है वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार सिस्टम से उसको इम्प्लीमेंट तो कर देगी, लेकिन हर रोज प्रत्येक व्यक्ति कब जाकर के वहां मॉनिटरिंग करेगा। कुछ कमियां जरूर सरकारों की रहती है, प्रशासन की रहती है, कुछ चीजें ऐसी है जिसकी हम कह सकते हैं, मगर ज्यादातर पब्लिक इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होती है। पब्लिक खुद चाहे कि हमें उपयोग नहीं करना है, हम लाना नहीं, तो कंपनियां क्यों बनाएगी। अच्छा, कंपनियां भी सरकार से अनुमति लेकर के बनाती है, अनुमति नहीं तो कुछ हेर फेर करके बनाती है। तो कहीं न कहीं सरकार और पब्लिक दोनों जिम्मेदार है कि प्रतिबंध होने के बाद में भी सरकार, यहाँ देश में प्लास्टिक है वो बड़े पैमाने पर, कैसे बड़े पैमाने पर प्रचलित है। हम प्लास्टिक की बात करें, एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए आपको ज्यादा समझने पर ध्यान देना है। इसमें क्वेश्चन छोटा ही आएगा, क्या आएगा वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन केरल में सबसे पहले प्रतिबंध लगा सन 1998 में, लेकिन आप देख रहे हो आज जहां भी आप रह रहे हो उस इलाके में आप सबसे ज्यादा प्लास्टिक देखते होंगे। सब्जी वाले के पास जाओ प्लास्टिक, किराने वाले के पास जाओ प्लास्टिक, शोरूम कोई कपड़े रेडीमेड का है उसका प्लास्टिक, और रेडीमेड के जहां तक क्लॉथ से बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है तो वहां कपड़े सारे सारे प्लास्टिक के अंतर्गत पैक आते हैं। आप देख रहे हो, आप और हम सारे देख रहे हैं, ठीक है। ये कोई लिखी छिपी बात नहीं है और मैं दावा करता हूं कि कोई दुनिया का ऐसा कोना या भारत का कोना नहीं है जहां प्लास्टिक है नहीं। 100% तो है ही, ऐसा कोई इंडिया में कोना नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, सिक्किम के बाद धीरे धीरे अलग अलग राज्य प्रेरित हुए और अलग अलग राज्य प्रेरित होने के बाद में विद्यार्थियों सन 2000, कब की बात है, सन 2009 में सिक्किम में कब हुआ, 1998 में सिक्किम से थोड़े प्रेरित हुए और देखा कई सारे राज्य इससे बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित है। तो सन 2009 की बात है, हिमाचल प्रदेश, किसने, हिमाचल प्रदेश ने सन 2009 में, ठीक है, सन 2009 में हिमाचल प्रदेश ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। किस पर, प्लास्टिक पर। यानी कोई भी व्यक्ति, हिमाचल प्रदेश का कोई भी नागरिक है, वो इस प्लास्टिक को यूज नहीं करेगा और करता हुआ पाया गया तो उसको कानूनन सजा दी जाएगी। मगर कई बार हम देख रहे हैं, आप और हम सब देख रहे हैं जहां भी खड़े हैं, लेकिन कई बार जो है कानून है वो कागजों में केवल और केवल कल्पना बन करके रह जाता है। लोग उस आदतों से बाज नहीं आते हैं और आदतों से बाज नहीं आने की वजह से उसका धड़ल्ले के साथ में उपभोग किया जाता है। और उपभोग किया जाएगा तो कानून भले कितना बना करके उसको लिफाफों में पैक कर लो, फाइलों में बंद करके रख दो, लेकिन जब जनता और प्रशासन मिलकर के काम नहीं करेगा तब तक उस पर 100% परिणाम नहीं मिल सकते सकारात्मक, ठीक है। तो कागजों में तो कानून सन 2009 में हिमाचल प्रदेश ने बना दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी धड़ल्ले के साथ प्लास्टिक है वो उपभोग की जा रही है, ठीक है। अब आगे हिमाचल प्रदेश के बाद में सन 2010 की बात है, कब की, सन 2010 की बात है। अब ध्यान रखना, सन 2010 के अंतर्गत सन 2010 में, ठीक है, और बात करें तो 21 जुलाई सन 2010 को राजस्थान सरकार ने चाहा कि हमारा भी यहाँ प्लास्टिक के यूज से हाल बेहाल है। आप देख रहे हो जमीनें बंजर हो रही है, लोग धीरे धीरे कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं और यहाँ तक कि पशु हैं वो मर रहे हैं इसको खाने से, उसका हेल्थ है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। तो सरकार ने अभी एक अधिसूचना जारी की, क्या चाहिए, अधिसूचना, कब की, 21 जुलाई 2010 को, ठीक है। 21 जुलाई 2010 को एक अधिसूचना जारी की और अधिसूचना जारी करने के बाद में उन्होंने कहा कि
इसको हम लागू करें उससे पहले थोड़ा आप त्याग करो, और एकदम किसी चीज को त्यागना आसान नहीं है। इसलिए 21 जुलाई के बाद में 1 अगस्त तक उन्होंने लगभग 9 से 10 दिन का उन्होंने सूचना जारी करके टाइम दिया। उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत आप परिवर्तन लाओ, और नहीं तो हम 1 अगस्त को है पूर्ण रूप से कानूनन प्रतिबंध लगा रहे हैं। फिर यदि कोई प्लास्टिक के साथ पकड़ा जाता है या उसके पास प्लास्टिक जब्त होती है तो निश्चित रूप से वो सारी चीजें गैर कानूनी है, और उसके कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी या कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कब ये अधिसूचना जारी हुई थी? 21 जुलाई 2010 को। कब? प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने। और कहा ये बात है राजस्थान की। तो सबसे पहले कहां शुरुआत हुई? सिक्किम में। अब आपके प्लास्टिक टॉपिक है इसलिए परीक्षा में पूछ भी सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले भारत में प्लास्टिक पर रोक किस राज्य ने लगाई? तो लिखोगे, और किस राज्य ने कब लगाई? तो लिखोगे सन 1998 में, और सिक्किम राज्य ने सर्वप्रथम प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, और दूसरी बात है, उन्होंने वो कहेंगे कि सिक्किम के बाद भारत का कौन सा राज्य है जिसने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? तो आप लिखोगे हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल इतना पूछे तो सन भी आप लिखोगे तो एग्जामिनर है उससे ज्यादा प्रभावित होगा। तो हिमाचल प्रदेश। और कब लगाया? सन 2009 में। ठीक है, लेकिन ये कानून है सारे कागजों में धरे के धरे रह गए, और लोग ये आज भी आप देख रहे हो धरने के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। अगली बात करें हम राजस्थान की, तो हम राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान का आरबीसी कोर्स पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का। तो राजस्थान से संबंधित हमारे पूछ सकते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले प्लास्टिक पर रोक कब लगाएगी? पूछ सकते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में 21 जुलाई 2010 को तो प्रिय विद्यार्थी क्या हुआ? अधिसूचना जारी हुई थी। अधिसूचना जारी हुई थी इसका मतलब ये नहीं कि उसको लागू कर दिया गया। एक सूचना दी गई थी कि पब्लिक को प्रशासन के माध्यम से कि इस प्रकार का हम कानून ला रहे हैं, और ये सारे कानून है पार्लियामेंट में बनते हैं। ठीक है, और फिर 1 अगस्त 2010 को 1 अगस्त सन 2010 को राजस्थान में, कहा? राजस्थान में प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, अब 1 अगस्त 2010 को राजस्थान में भी कहने को एक जो प्लास्टिक पर है प्रतिबंध तो लगा दिया गया, लेकिन यहाँ कुछ दिन तक प्रशासन सक्रिय रहा। मैं उस समय छोटा था, 10 में मेरे 9th थी, तो उस समय हमने देखा भी था कहीं भी जाते थे तो प्लास्टिक मिलती नहीं थी, या तो कपड़े की थैली में, नहीं तो कागज के कुछ लिफाफे पैक करके उसमें से दिया था, ताकि जो इको फ्रेंडली जो है वो सिस्टम लाया राजस्थान। 1 अगस्त 2010 की बात है, और लगभग ये 4-6 महीने तक इस प्रकार अफरा तफरी रही। प्लास्टिक वाले दुकानदार है जो किससे दें, कोई भारी वस्तु है तो उनकी भी कमजोर थी, क्योंकि सरकार नया कोई विकल्प लेके नहीं आई। कंपनियां जितनी भी आती है सारी गवर्नमेंट के मार्फत होती है। तो वहां नहीं लाने की वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे प्रशासन ढीला पड़ गया, और कानून में बंद करके फाइलों में सिमट गया। और आज भी आप देख रहे हो 10 के बाद में, यहाँ आज हम 26 में चर्चा कर रहे हैं, और 26 में धरने के साथ राजस्थान के प्रत्येक कोने में प्लास्टिक बड़े पैमाने पर यूज हो रही है। और इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार दोनों हैं। पहला है सरकार, राजस्थान की सरकार, दूसरा है इसका प्रशासन जिसका पूर्ण रूप से अमल नहीं कर पा रहा है, और तीसरी है जनता। इन तीनों है ये जिम्मेदार है इस पर प्लास्टिक को उपयोग के लिए। लेकिन जिस मकसद से इस कानून को बनाया गया था, इसको बनाया तब बहुत सारी मुश्किलें भी आई होगी, लेकिन जिस उद्देश्य से बनाया गया था उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। 6-7 महीने तक तो बहुत ज्यादा अफरा तफरी चली, और प्लास्टिक काफी हद तक मार्केट से बाहर हो चुका था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ पर्दे के पीछे, और आज भी आप देख रहे हो बड़े पैमाने पर प्लास्टिक यूज हो रही है। तो ये थी प्लास्टिक से संबंधित बेसिक जानकारी। और आगे हम बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में। तो प्लास्टिक के प्रिय विद्यार्थियों मूल रूप से एक क्या है? एक प्रकार का सिंथेटिक पॉलीमर है, यानी संश्लेषित रेशा है। जब संश्लेषित रेशा ही है तो इसके प्रकार भी होंगे। क्या होंगे? तो प्रकार में की बात करें तो प्लास्टिक है वो मूल रूप से 2 प्रकारों में बंटा होता है। प्लास्टिक के प्रकार की बात करें, प्लास्टिक के प्रकार की बात करें, प्लास्टिक के प्रकार की बात करें तो प्लास्टिक है मूल रूप से 2 प्रकार का
दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है विद्यार्थियों? प्लास्टिक है वो मूल रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा दो प्रकार के विद्यार्थियों? आइए देखते हैं। ठीक है, पहला है प्रिय विद्यार्थियों वो है थर्मोप्लास्टिक। पहला क्या है? थर्मोप्लास्टिक। यानी प्लास्टिक है मूल रूप से कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, और दूसरा दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ध्यान देना है दोनों वर्ड है लगभग मिलते जुलते हैं, इसलिए हम पढ़ते समय और लिखते समय इन दोनों को ध्यान रखें। पहला थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, ये दो प्रकार के प्लास्टिक वर्तमान में प्रकृति में विद्यमान है या बाजार में विद्यमान है। ठीक है, अब यहाँ बात करें एक उससे पहले जो प्लास्टिक है प्रिय विद्यार्थी, प्लास्टिक ये जो प्लास्टिक है प्रिय विद्यार्थियों जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीथीन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पॉलीथीन। पॉली का मतलब होता है बहुलक। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुलक। ठीक है, और थीन है वो ध्यान रखना, इसका संधि विच्छेद करोगे तो होगा पोली धन एथीन। क्या होगा? पोली धन एथीन। ठीक है, अब पोली का मतलब होता है बहुलक, एथीन है प्रिय विद्यार्थियों वो कार्बन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका जो नामकरण होता है। यदि किसी भी पदार्थ में एक कार्बन होता है तो कहते हैं हम क्या कहते हैं? मैथ। जैसे हम लिखते हैं CH4 मैथेन। ठीक है, एन की बाद में बात करते हैं। ठीक है, यदि दो कार्बन होता है उस पदार्थ में, कार्बन श्रृंखला है, कार्बन से मिलकर के ही पदार्थ सारे कार्बनिक पदार्थ बने हुए हैं, तो ये कार्बन जब दो होते हैं तो इसको कहते हैं एथ। क्या कहते हैं इसको? मैथ और एथ। जब तीन कार्बन वाला होता है, कार्बन की संख्या कितनी होगी प्रिय विद्यार्थियों? तीन होगी तो कहेंगे हम प्रोप। क्या कहेंगे? कार्बन की संख्या चार होगी तो कहेंगे ब्यूट। क्या कहेंगे? ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 होगी तो कहेंगे हम पेंट। ठीक है, तो इस प्रकार कार्बन की संख्या के आधार पर ये मैथ प्रोप वगैरह या एथीन वगैरह बनते रहते हैं। अब एथीन कैसे बना? ठीक है, यदि कार्बन यदि ये चीजें आपकी सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं बीच में आई इसकी बता रहा हूं, इसका टॉपिक अलग है। कार्बन या कार्बन और कार्बन के मध्य यदि बंध एक है, सिंगल बंध है, तो इसको हम कहेंगे एन। ठीक है, यदि कार्बन और कार्बन के मध्य श्रृंखला में यदि कहीं डबल बॉन्ड है तो हम इसे कहेंगे इन। क्या कहेंगे? इन। और कार्बन के मध्य यदि ट्रिपल बॉन्ड है यानी तीन बंध पाए जाते हैं तो हम इसे कहेंगे प्रिय विद्यार्थी, क्या कहेंगे? आइन। तो ये जो है प्लास्टिक पॉलीथीन है, इस पॉलीथीन में कार्बन और कार्बन के मध्य क्या है? दो बंध है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसलिए हम यहाँ क्या लगेंगे? पॉलीधन एथीन, पॉलीथीन। ठीक है, इन हो गया। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये वैसे था, मैंने बीच में आया इसलिए बता दिया। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, और कार्बन वाला ये आपको याद होना चाहिए। कौन सा? अनुलग्न। कार्बन की संख्या 1 है, मैथ। कार्बन संख्या 2 है, प्रोप। एथ कार्बन की संख्या 3 है, प्रोप। 4 है, फ्यूज। 5 है, पेंट। 6 है, 7 है, हेप्ट। 8 है, ऑक्ट। 9 है, नैनो। और 10 है तो डेक। ठीक है ना? हाँ, तो इस प्रकार आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक जानकारी नहीं होगी तो विज्ञान पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहे थे प्लास्टिक के प्रकारों का। तो प्लास्टिक के मूल रूप से दो प्रकार का होता है, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, अब सरकारों ने कहा यदि ऐसा भी संभव नहीं है तो इस प्लास्टिक का पुनः चक्रण करें। ठीक है, पुनः चक्रण कैसे करें? जैसे आप बाजार से सब्जी लाते हो, सब्जी लाने के बाद में प्लास्टिक की थैली को खाली करें और खाली करके रख दें। उसको जब भी जाओ तो नेक्स्ट में थैली लेकर के जाओ या किसी और पदार्थ को भरने के लिए उसका इस्तेमाल करो। बाहर मत फेंको, बाहर फेंकोगे जमीन में जाएगी, जमीन खराब, पशु के पेट में जाएगी, पशु का स्वास्थ्य खराब। और यदि उसमें ज्यादा समय तक भी किसी गर्म पदार्थ को, ठंडे पदार्थ को ज्यादा रखोगे तो आपके स्वास्थ्य पर या उसको सेवन करेगा उसके स्वास्थ्य पर खराब। तो पहले तो पुनः चक्रण पर जोर दिया, पुनः चक्रण नहीं हुआ तो इसका
प्रतिबंध लगा है, लेकिन प्रतिबंध केवल और केवल कागजों में सिमट करके रह गया। और यहाँ जब हम बात कर रहे थे प्लास्टिक के प्रकारों की, तो प्लास्टिक के प्रकार है प्रिय विद्यार्थियों, दो प्रकार के होंगे। पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक की बात करें, किसकी बात करें, समझ लें। यहाँ थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो ये जो थर्मोप्लास्टिक है क्या है, ये जो थर्मोप्लास्टिक है ये थर्मोप्लास्टिक क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक की परिभाषा के हिसाब से ये कहता है कि किसी भी प्लास्टिक को गर्म करने पर आसानी से जो विकृत हो जाता है उसको हम क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों, थर्मोप्लास्टिक कहेंगे। क्या कहेंगे, थर्मोप्लास्टिक कहेंगे। यानी थोड़ा सा इसको ताप दोगे तो ये विकृत हो जाएगा, यानी मूल जो पदार्थ है उससे विकृत हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो उस पदार्थ को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। क्या कहेंगे, थर्मोप्लास्टिक। उदाहरण के तौर पर आप देखोगे तो पॉलीथीन, क्या है, पॉलीथीन इसका बेहतरीन उदाहरण है। पॉलीथीन की थैली लाते हो, अब ज्यादा गर्म चीज डालते हो तो निश्चित रूप से उसका आकार है वो विकृत हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा कहीं जलती लो के पास आप प्लास्टिक को थोड़ा सा भी लो लग गई तो उसमें छेद हो जाएगा, यानी जल्दी से विकृत हो जाता है प्लास्टिक, ठीक है। तो इस पॉलीथीन है ये एक थर्मोप्लास्टिक का बेहतरीन उदाहरण है। उसके अलावा आपने देखा होगा पीवीसी, कभी सुना है नाम, पीवीसी का नाम आज से पहले कभी सुना है? पीवीसी का मतलब होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या होता है, पॉलीवाइनिल और क्लोराइड। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, परीक्षा वाला आपका प्रश्न पूछ सकता है एक या आधे नंबर का कि पीवीसी की फुल फॉर्म या पीवीसी का पूरा नाम लिखिए, तो है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अब नाम तो आ गया कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड, और आप पहचान कैसे करोगे इसकी, तो आपने देखा होगा प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी आप बाथरूम में, शौचालयों में, ठीक है, बाथरूम में शौचालयों में वगैरह जहां भी आप फिटिंग करते लाइट वाली, पानी वाली, वो सारे सारे जो है पाइप है वो किससे बना होते हैं, वो पाइप सारे सारे इससे बने होते हैं, किससे, पीवीसी से, ठीक है। और इस पाइप को भी हल्का आप गर्म करोगे प्रिय विद्यार्थियों, आग से उष्मा देकर के, तो ये निश्चित रूप से अपने मूल आकार से आसानी से विकृत हो जाएंगे, और फिर इसको मन चाहिए आकृति आप दे सकते हो। जैसे ये प्लास्टिक का पाइप है, इसको मैं गर्म करूंगा, फिर इसको मोड़ने की कोशिश करूंगा तो ये आसानी से मुड़ जाएगा। इसको कॉर्नर भी बना सकता हूँ, इसको गोल भी बना सकता हूँ, राउंड रिंग की तरह, तो आसानी से ये विकृत होने के बाद में अपने मन चाहिए आकृति दे सकता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्या, थर्मोप्लास्टिक। यानी ऐसा प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर उसका मौलिक संरचना है वो विकृत हो जाती है। क्या हो जाती है, वो आसानी से विकृत हो जाती है, और सरलता पूर्वक क्या होता है, मुड़ जाता है, उसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। यानी ऐसा प्लास्टिक जिसको तो हल्का गर्म करने या उष्मा देने पर विकृत हो जाता है तथा सरलता से मुड़ जाता है, उसे हम कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों थर्मोप्लास्टिक, जिसका बेहतरीन से बेहतरीन उदाहरण है वो पॉलीथीन और पीवीसी है। अब ध्यान देना, ये जो पीवीसी और पॉलीथीन है इसका उदाहरण जरूर देना। विज्ञान में कभी भी, मैंने पहले भी बताया, विज्ञान में जब कभी परिभाषा या डेफिनेशन की चर्चा करें तो डेफिनेशन को एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल जरूर प्रूफ करें, ताकि एग्जाम्पल के मार्फत ही समझ पाएगा एग्जामिनर, और वहां से आपके नंबर कटने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा जो टॉप करते हैं बच्चे, आप जैसे ही होते हैं, हमारे जैसे होते हैं नॉर्मल, उनके फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल ऐसा होता है, देखोगे तो उनके पास कोई सुविधा नहीं, लेकिन फिर भी वो बाजी मार जाते। क्यों, क्योंकि वो तो एक तो मन लगा करके पढ़ते हैं, दिल लगा करके पढ़ते हैं। दूसरी बात है, हर एक चीज को जितना बताया जाता है उसको माइंड में पूर्वाग्रह से ग्रसित ना होकर के वो सारा सारा एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, और जो विद्यार्थी ज्यादा स्वीकार करेगा उसका परिणाम उतना ही ज्यादा बेहतरीन और सकारात्मक आएगा। इसलिए जितनी चीजें आपको बताई जा रही है इस हिसाब से आप पढ़ोगे तो आसानी से बढ़िया नंबर आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम भी इस क्लासों में थे पूर्व में, इसलिए हम बता रहे हैं। हमने गलती की है वो आप नहीं कर पाओ, ठीक है। और अब उदाहरण के तौर इसके अलावा देखें तो जैसे कंघे हैं, है ना, बालों में जो कंघा करते हो, ये कंघे जितने भी हैं, ये कंघे भी, कंघे कंघियां, ये भी इस थर्मोप्लास्टिक का क्या है, उदाहरण है। क्या है, कंघे है या कंघियां है, ये है, ये भी एक थर्मोप्लास्टिक का क्या है, उदाहरण है। और उसके अलावा आप देख रहे हो बच्चों वाले खिलौने प्लास्टिक के, प्लास्टिक वाली बाल्टियां वगैरह, ये सारी सारी क्या है, ये सारी सारी डिब्बे वगैरह, आज तो आप देख रहे हो हर चीज प्लास्टिक से बनी हुई है, और ये बनी हुई है तो निश्चित रूप से ये सारी सारी चीजें क्या है,
ये एक थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। क्या है? थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लास्टिक के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो थर्मोप्लास्टिक तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात करें प्रिय विद्यार्थी, दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ध्यान रखना, थर्मोप्लास्टिक से थोड़ा क्या है? अलग है। और क्या अलग है? जब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसको यदि उष्मा या ताप दोगे, उष्मा और ताप देने के बाद में ये आसानी से तो गर्म नहीं होगा। यदि गर्म भी हो गया तो मन चाहे आकार में इसको आसानी से नहीं ढाल सकते। पहली बात तो ये गर्म नहीं होता, काफी हद तक टेम्परेचर दोगे तो ये तो टस का मस नहीं होगा। दूसरी बात है, टस का मस भी हो गया तो इसमें लचीलापन या सरलता से मुड़ने का जो गुण है वो नहीं पाया जाएगा। और इसमें कितने क्या पाया जाएगा? कठोरता। और कठोरता पाई जाएगी तो वहां भंगुर का गुण पाया जाएगा। क्या? भंगुरता का। ठीक है, भंगुरता का मतलब होता है यदि आप इसको ज्यादा गर्म करोगे, मोड़ोगे तो टूट जाएगा, लेकिन आसानी से ये मुड़ नहीं जाएगा। इसमें ज्यादा कड़कपन है। ठीक है, और ज्यादा कड़कपन है इसलिए ये चीजें ज्यादा चलती नहीं। कड़क चीज ज्यादा समय तक नहीं चलती प्रकृति में, ये प्रकृति का नियम है। क्या है? नियम है। आदमी भी ज्यादा कड़क है तो उसका भी जीवन में नहीं चलना है। ज्यादा कड़कपन उसको कटघरे में खड़ा करती है। इसलिए हमेशा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है। पुराने समय में जब भजन वगैरह गाया करते थे, लोग कहा करते थे, क्या करते थे? नेमन बड़ी रे संसार में है, नहीं नमे सो नीचे, और नमे नदी रो रुख रो रेवे नदी रे बीच। आपने देखा होगा नदियां, हम जहाँ रहते हैं यहाँ राजस्थान में बहुत सारी नदियां हैं, उसके अलावा भारत में बहुत सारी नदियां हैं। नदियों का जो अपवाह तंत्र पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारी नदियां याद ही नहीं रहती है ना। तो उस स्थिति में आप देख रहे हो, नदी के बीच में भी कभी भी कोई यदि पेड़ उगा है और पेड़ स्टिक है तो बहाव के साथ में वो टूट जाएगा और टूट करके बह जाएगा। यदि उसमें फ्लेक्सिबल या लचीलापन का गुण है तो पानी का बहाव कितना ही तेज और कितनी रफ्तार के साथ हो, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। जैसे पानी का बहाव खत्म तो फिर से वो वापस उठ करके प्रकृति में अपने जीवन की कल्पना करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो लचीलापन है, कहने का मतलब है विद्यार्थी को भी हमेशा फ्लेक्सिबल या लचीला रहना चाहिए। कठोरता जीवन में नहीं होनी चाहिए, और ये कठोरता है तो हमेशा टूट जाता है, टूटेगा, उसका कोई आगे जिक्र नहीं होगा, वहां से अभिकल्पना सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें फ्लेक्सिबल रहना है। और ये हम बात कर रहे थे, यहाँ बीच में आगे मैंने इसकी रैखिक जीवन से संबंधित बता दी। लेकिन थर्मोप्लास्टिक है, इसको यदि उष्मा या ताप देते हैं तो ये कठोर होने की वजह से आसानी से गर्म नहीं होता। गर्म होता भी है तो इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, यानी थोड़ा सा मोड़ोगे तो टूट सकता है लेकिन मुड़ नहीं सकता। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखोगे प्रिय विद्यार्थियों? ऐसा प्लास्टिक जिन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, यदि गर्म करे भी तो भी इसमें आसानी से मुड़ने का गुण नहीं पाया जाता, अर्थात ये भंगुर प्रकृति का होता है। और इसे हम क्या कहेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो परिभाषा है आपकी बुक्स में आसानी से लिखी पड़ी है, और बुक्स में जाकर के आसानी से आप लिख सकते हो। यहाँ मैंने समझा दिया समझाने के तौर पर, ज्यादा लिखाने की लिए यहाँ जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। और आपको परीक्षा में पूछ सकता है प्लास्टिक क्या है, या प्लास्टिक से आप क्या समझते हैं, या प्लास्टिक किसे कहते हैं। एक ही बात है, प्लास्टिक की परिभाषा लिखनी है और प्लास्टिक का उदाहरण लिखना है। ठीक है, ये नहीं लिखना प्रकार। अब आपको ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, प्लास्टिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित इसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए, या उदाहरण सहित इसके प्रकाश या प्रकारों को लिखिए। ठीक है, तो आप लिखोगे बड़े किस्मों में से, परिभाषा भी लिखोगे, उदाहरण लिखोगे, फिर इसके प्रकार भी बताओगे, और प्रकार में प्रत्येक की डेफिनेशन लिखते हुए आप लिखोगे, और पॉइंट बना करके। विज्ञान में जब भी कभी लिखो तो इस प्रकार के पॉइंट, प्रत्येक लाइन का पॉइंट बना करके लिखोगे। एक लाइन में एक लाइन पूरी होगी, खड़ी पाई, दूसरी लाइन शुरू करोगे, तीसरी लाइन करोगे, इस प्रकार लिखोगे तो विज्ञान में कहीं नंबर नहीं कटेंगे, और एग्जाम्पल के साथ विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, नहीं तो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण की बात करें प्रिय विद्यार्थी, आपने देखा होगा कई बार घरों में, हमारे घरों में किचन में ऐसे ऐसे कुकर वगैरह बर्तन है अभी, और उसको गर्म करते हो, बर्तन तो गर्म हो जाता है, वहां प्लास्टिक होती तो पिघल जाती, लेकिन ये जो सॉरी ये जो है ये इनके हत्थे नहीं पिघलते। क्यों नहीं पिघलते? क्योंकि ये हत्थे इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। ये आसानी से नॉर्मल या काफी हद तक टेम्परेचर पर पिघलते नहीं है, बिल्कुल टस के मस नहीं होते। और वो जो हत्थे हैं, परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि बर्तनों के हत्थे वो किसके बने होते हैं, ध्यान रखना। तो किसके बने होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, और उसका नाम है बेकेलाइट। क्या है?
बेकेलाइट, यानी बेकेलाइट नामक जो थर्मोप्लास्टिक है इससे है वो बर्तनों के हत्थे बने होते हैं। और ये बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट ऊष्मा का क्या होता है? ये ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक समझते हो प्रिय विद्यार्थियों? कुचालक का मतलब होता है इसमें ऊष्मा या धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए ऐसे हत्थे, उसके अलावा जो विद्युत से संबंधित जितने उपकरण हैं, ये सारे सारे बोर्ड है वगैरह है, ठीक है ना, वो सारे सारे इससे बने होते हैं। और इसकी वजह से क्या है, ये विद्युत के कुचालक होने की वजह से इनका विद्युत रोधी का काम करते हैं, जिससे जनहानि या करंट आने से हम बच जाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो बर्तनों के हत्थे के अलावा ठीक है, तो ये तो हो गया आपके बेकेलाइट वगैरह, ये सारे सारे थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। और इससे क्या बनता है? एक तो बर्तनों के हत्थे बनते हैं, दूसरी है जो विद्युत से संबंधित जितने उपकरण है विद्युत रोधी, वो सारे सारे इससे बनते हैं। और दूसरा है प्रिय विद्यार्थी, वो है मेलामाइन। क्या है? मेलामाइन भी एक क्या है? मेलामाइन भी एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो ये भी क्या है? इसके भी उपयोग होंगे। इसका उपयोग क्या है विद्यार्थियों? इसका उपयोग है, कभी कभार आपने देखा होगा वर्तमान में भौतिक युग में घरों में भी ऐसी प्लास्टिक की टाइल हैं, हुगू टाइल जैसे चीनी वाली, ठीक है, चमकीली वगैरह, तो वो प्लास्टिक की टाइलें वगैरह सारी सारी इससे मिलकर के बनी होती है। ठीक है। और उसके अलावा आप बात करोगे या हम बात करें तो कभी कभार रसोई के बर्तन हैं, वो भी इस प्रकार के बने होते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे इसके उपयोग माने जाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा एक आता है टेफ्लॉन, नाम सुना होगा कभी? क्या सुना होगा? नाम सुना होगा टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन का नाम नहीं सुना है तो ध्यान रखें, सुन ले, देखा तो सबने है लेकिन नाम पता नहीं है। ठीक है। ये टेफ्लॉन क्या है? आपने देखा होगा आजकल नॉन स्टिक बर्तन ज्यादा आते हैं बाजार में। नॉन स्टिक क्यों? ज्यादा तो महिलाएं भी इसका उपयोग करना चाहती है। क्यों? क्योंकि इसमें तेल मिर्च वगैरह वो चिपकता नहीं, मसाला जितना है वो तेलीय पदार्थ चिपकता नहीं, फैट वगैरह, और जिसकी वजह से धोना आसान रहता है और खाना चिपकता भी नहीं है, जलता भी नहीं है। ऐसी कई सारी इसकी फायदे भी हैं। तो ये टेफ्लॉन है, उन बर्तनों में सभी में इस टेफ्लॉन की क्या है? विशेष परत चढ़ाई जाती है। और परत चढ़ाने की वजह से ये क्या है? ये उन चीजों को बर्तन से चिपकने से बचाते हैं। और ये काफी हद तक यहाँ देखें तो फायदेमंद है, लेकिन इसका यदि अंश टूट करके हमारे पेट में चला जाता है तो पेट में बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकता है। ठीक है। तो स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है? नुकसानदायक है। स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो एक तो लोहे का बर्तन यानी स्टील का बर्तन हम यूज कर रहे हैं, वैसे वो भी अच्छा है। उसके अलावा देखा जाए तो मिट्टी का बर्तन है। प्राचीन समय में सारी सारी चीजें मिट्टी के बर्तन के अंतर्गत हुआ करती थी। खाना बनाना हो, चाहे दही जमाना हो, छाछ पिलोना वगैरह सारी चीजें, तो वो सही था। वो अभी भी मेथड, अब जैसे बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग तो अकल ठिकाने आ रही है, वो चीजें वापस पुरानी पद्धतियां लागू होने वाली है। ठीक है। तो ये हमारे लिए एक सुखद पल भी है। तो ये सारी सारी चीजें मैंने बेसिकली यहां बता दी। अब अगली हम चर्चा करेंगे वो विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। ठीक है ना। यदि प्लास्टिक का हम उपयोग करें या नहीं करें, नहीं भी करें तो इसका विकल्प क्या है, इसकी जगह क्या करें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। क्लास को शुरू से अंत तक देखा करें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने भाइयों को और भी बताएं। ठीक है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।